लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों और जीने के तौर तरीकों के अंतर को स्पष्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। यशोधर बाबू इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। यशोधर बाबू पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं और वे अपने परंपरागत मूल्यों, आदर्शों और अपने संस्कारों को जीवित रखना चाहती समय के साथ साथ अपने आप को बदलकर नए जमाने के तौर तरीके अपना चुकी है। लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को बदलने को राजी नहीं है और इसी कारण उनके और परिजनों के बीच टकराव की वजह बन जाती है। दरअसल यशोधर बाबू एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे और वे दिल्ली के गोल मार्केट में रहते थे। वे पुरानी मान्यताओं और विचारधाराओं को मानने वाले सीधे साधे व्यक्ति थे, लेकिन उनके परिवार के सभी सदस्य आधुनिक जीवन शैली अपना चुके थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी, जो कि कभी पूरी तरह से उन्हीं की तरह संस्कारी थी और अब उसने भी बच्चों की मर्जी के अनुसार आधुनिक तौर तरीके अपना लिए थे, वह मॉडर्न भी बन चुकी थी। इसी कारण यशोधर बाबू का अपने परिवार वालों के साथ मतभेद चलता रहता था। यशोधर बाबू अपनी मॉडर्न पत्नी को साइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा और बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर मजाक बनाते थे। यशोधर बाबू के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा भूषण 1500 रुपए प्रति महीने के वेतन पर एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा चुका था। बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी, इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। इस कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि यशोधर बाबू अपने दफ्तर में बैठे हुए अपनी घड़ी को देखते हैं, जो कि उस वक्त ठीक शाम के 5:25 बज रही थी। अपनी घड़ी को 5 मिनट सुस्त बताते हुए वे जैसे ही दफ्तर से घर जाने के लिए उठकर खड़े हुए तो दफ्तर के एक कर्मचारी ने उनकी घड़ी पर व्यंग कसते हुए उनसे डिजिटल घड़ी लेने के लिए कहा। फिर उस कर्मचारी का जवाब देते हुए यशोधर बाबू उसे बताते हैं कि दरअसल यह घड़ी उन्हें शादी के उपहार के रूप में मिली थी और फिर उस कर्मचारी का जवाब देते हुए यशोधर बाबू उसे बताते हैं कि दरअसल यह घड़ी उन्हें शादी के उपहार के रूप में मिली थी और इसलिए यह घड़ी उन्हें बेहद प्रिय है। फिर बातों बातों में उनके दफ्तर वालों को यह पता चलता है कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी और आज उनकी सिल्वर वेडिंग यानी शादी की 25वीं सालगिरह है। फिर दफ्तर के लोग यशोधर बाबू से पार्टी मांगने लगते हैं। यशोधर बाबू पार्टी के लिए उन्हें 30 रुपए देते हैं, लेकिन खुद उस चाय पार्टी में शामिल होने की बजाय अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। इसके बाद यशोधर बाबू को किशन दा की याद आती है, जो कि दफ्तर में चाय पीने और गप्पे लड़ाने को समय की बर्बादी मानते थे। यशोधर बाबू किशन दा की कही हुई सभी बातों का अनुसरण किया करते थे और उनको ही अपना मार्गदर्शक मानते थे। दरअसल जब यशोधर बाबू मैट्रिक पास करके दिल्ली आए थे तो किशन दा ने ही उन्हें अपने घर में शरण दी थी। सरकारी नौकरी करने के लिए उस समय यशोधर बाबू की उम्र कम थी, इसलिए किशन दा ने उन्हें कुछ समय के लिए रसोइया बना दिया था और फिर बाद में यशोधर बाबू को अपने ही दफ्तर में नौकरी दिलवा दी। यशोधर बाबू के जीवन और चरित्र निर्माण में किशन दा का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने किशन दा से ही दफ्तर में रहने और काम करने के तौर तरीके सीखे थे। किशन दा जिंदगी भर अविवाहित रहे थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा था। वे धार्मिक और परोपकारी व्यक्ति थे। वे अपने आदर्शों पर चलते थे और समाज सेवा का कार्य भी करते थे। वे सभी के लिए मार्गदर्शक थे। किशन दा पहाड़ी इलाकों से नौकरी के लिए आने वाले लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था अपने ही घर में करते थे और नौकरी ढूंढने में भी मदद करते थे। किशन दा अपनी सभ्यता और संस्कृति से प्रेम करते थे। यशोधर बाबू ने किशन दा से ही यह सब सीखा और अपने जीवन में अनुसरण किया। यशोधर बाबू की एक निश्चित दिनचर्या थी। वह पैदल ही घर से ऑफिस जाते थे और शाम को 5 बजे ऑफिस के बाद सबसे पहले बिड़ला मंदिर जाते थे, फिर पार्क में बैठकर प्रवचन सुनते थे और उसके बाद सब्जी मंडी जाकर सब्जी खरीदकर पैदल ही घर पहुंचते थे। इस तरह 5 बजे ऑफिस से निकलकर 8 बजे के बाद ही वे अपने घर पहुंचते थे। हालांकि वे ऑफिस पैदल ही जाते थे, लेकिन पहले साइकिल से जाया करते थे। लेकिन अब उनके बच्चे बड़े हो चुके थे, जिन्हें उनका साइकिल से ऑफिस जाना पसंद नहीं था। यशोधर बाबू को स्कूटर पसंद नहीं था और कार वो खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पैदल ही आना जाना शुरू कर दिया था।
सीधे बिड़ला मंदिर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में अचानक उनकी नजर एक क्वार्टर पर पड़ी जिसमें किसनदा कभी रहा करते थे, लेकिन अब उस क्वार्टर को तोड़कर वहां 3 मंजिला मकान बना दिया था। यशोधर बाबू के बच्चे चाहते थे कि वो भी अपने पद के अनुसार एक बड़ा सा मकान ले ले, लेकिन यशोधर बाबू को वही जगह पसंद थी, इसलिए वे वहां से कहीं और नहीं जाना चाहते थे। यशोधर बाबू और उनके बच्चों के बीच में अक्सर विचारों का मतभेद चलता रहता था। ऐसे में कभी कभी तो यशोधर बाबू सोचते थे कि काश किशनदा की तरह वो भी अविवाहित रहते और समाज सेवा में अपना जीवन लगा देते। लेकिन फिर उन्हें किशनदा की रिटायरमेंट के बाद का समय याद आता है, जब किशनदा को किसी ने भी सहारा नहीं दिया और इसके बाद किशनदा गांव चले गए, जहां 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार यशोधर बाबू के मन के अंदर विचारों का अंतर्द्वंद चलता रहता था। यशोधर बाबू का मंदिर जाना, धार्मिक कार्यों में भाग लेना और प्रवचन सुनना उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। यशोधर बाबू के बच्चे अक्सर उनसे कहते थे कि अभी वे इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि मंदिर जाकर प्रवचन सुने। इसके बाद यशोधर बाबू मंदिर जाने के बाद प्रवचन सुनने तो बैठ गए, लेकिन आज उनका प्रवचन में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इसलिए वे प्रवचन से उठकर सब्जी मंडी की तरफ निकल पड़े। तभी उन्हें याद आया कि उनके बेटे बाजार से सामान लाने के लिए नौकर रखने को कहते हैं, लेकिन खुद बाजार जाना पसंद नहीं करते। यशोधर बाबू का बड़ा बेटा भूषण तो उन्हें अपना वेतन तक नहीं देता था और वह अपने पैसों से घर का सामान खुद ही खरीद कर लाता था और फिर सबको उस सामान का रौब दिखाता था। जब यशोधर बाबू सब्जी मंडी से सब्जी लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनके घर के बाहर अपने बॉस को विदा कर रहा था और घर से अन्य लोग भी विदा ले रहे थे। दरअसल घर में पार्टी चल रही थी। यशोधर बाबू को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर घर में क्या चल रहा है। बाद में भूषण ने उन्हें शिकायत करते हुए बताया कि उनके घर में उनकी ही सिल्वर वेडिंग की पार्टी चल रही है और वो ही इतनी देर से आ रहे हैं। यह सब सुनकर यशोधर बाबू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि किसी ने भी उन्हें पार्टी के आयोजन के बारे में कुछ नहीं बताया था। वैसे भी उन्हें पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बच्चों के बहुत अनुरोध करने पर उन्होंने केक तो काटा, लेकिन केक में अंडा होने के कारण और संध्या पूजा करने का बहाना बनाकर उन्होंने केक नहीं खाया और फिर इसके बाद वे वहां से उठकर संध्या पूजा करने चले गए और तब तक पूजा स्थल पर ही बैठे रहे जब तक कि सारे मेहमान घर से विदा नहीं हुए। मेहमानों के घर से चले जाने के बाद यशोधर बाबू की पत्नी ने उन्हें बुलाया। फिर यशोधर बाबू बैठक में आए तो उनके बड़े बेटे ने उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट किया और कहा कि वो उस ऊनी ड्रेसिंग गाउन ही पहनकर कल से सुबह दूध लेने जाया करे। लेकिन यशोधर बाबू यह सोचने लगे कि काश उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन देने की बजाय उनसे कहता कि कल से वह उनकी जगह दूध लेने जाया करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके